हे गाइस, वेलकम टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट सीरीज ऑफ टास्क है तो आस है, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं कंसेप्चुअल रिवीजन एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। प्लीज ये प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिएगा, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वीडियो एबीसी एनालिसिस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पर मैंने बताया हाउ टू स्टडी एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसका एबीसी क्लासिफिकेशन। आज हम लोग यहां पर रिवाइज करने वाले हैं AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। यहां पर यह स्टैंडर्ड को समझने के लिए दो शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गवर्नमेंट and what is the meaning of the term grant. Let's start with the word government first. Government refers to government agencies and similar bodies, whether local, national or international, starting from the gram panchayat level to the international monetary fund जो पाकिस्तान को पैसा देता है, वो सभी गवर्नमेंट एजेंसीज में कवर होते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, एवरीथिंग एंड इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एजेंसी। चाहे सरकार किसी एजेंसी के थ्रू मदद करे जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भी वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में ही आता है। अब ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट का मतलब होता है असिस्टेंस। ग्रांट का मतलब होता है किसी तरीके की सहायता। आखिर सरकार किसी की सहायता क्यों करती है? क्योंकि सरकार का भी कोई उद्देश्य होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। कोई डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया होता है जहां पर लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, तो सरकार चाहता है कि उस एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, कोई फैक्ट्री सेटअप हो जाए, तो वहां के लोगों को जॉब्स मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्लासिक एग्जांपल है इसका गुजरात का एकता नगर। गुजरात का एकता नगर दोस्तों एक ऐसी जगह है जो नक्शे पे तो था, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में नहीं था। कब तक? जब तक वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बन गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, आई मीन बिगर देन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यहां पर इंडिया में अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहां आने के बाद टूरिज्म बढ़ा, और टूरिज्म जब बढ़ा तो देश विदेश से लोग आने लगे। देश विदेश से लोग आने लगे तो लोगों को रहने के लिए होटलें चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटेशन के लिए कैब्स चाहिए, टैक्सीज चाहिए, खाना खाने के लिए अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स चाहिए। और इतना ही नहीं, एकता नगर जो कि एक गांव था जहां की महिलाएं कुछ नहीं करती थी, अब वहां पर मैकडॉनल्ड्स खुला है। और आपको जानकर हैरानी होगी, एकता नगर का जो मैकडॉनल्ड्स है, इट्स अ विमेन ओनली मैकडॉनल्ड, जहां पूरा के पूरा मैकडॉनल्ड स्टोर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चलाती। गांव की वो महिलाएं जो कभी घर में लिटरली चूल्हे पे खाना बनाती थी, आज वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर बना रही है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि हमारा कोई पिछला इलाका डेवलप हो। गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे शहरों का विकास हो, फ्लाईओवर्स बने, रोड्स बने, हाईवेज बने, एयरपोर्ट्स बने। तो गवर्नमेंट कुछ पब्लिक एंटिटीज के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे काम करता है। अब इसके लिए गवर्नमेंट उनको सहायता करता है, सपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री और कंसेशनल रेट्स एसेट्स। चाहे वो जमीन हो या फिर वो कोई एसेट्स हो, गवर्नमेंट या तो मुफ्त में देता है या कंसेशनल प्राइस पे देता है। गवर्नमेंट उनको ड्यूटी ड्रॉबैक्स देता है, मतलब टैक्स एग्जम्पशंस देता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट देता है, इंपोर्ट्स में भी होता है, जीएसटी में भी होता है। गवर्नमेंट बिकम अ प्रमोटर। नाउ व्हाट इज अ प्रमोटर? प्रमोटर आर दोज पीपल हु टेक इनिशियल स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। तो गवर्नमेंट लिटरली कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कर सके। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का एग्जांपल मत भूलिएगा। जब पूरी दुनिया कोविड के चपेट में थी, हर एक देश स्ट्रगल कर रहा था कि कहीं कोई एक ऐसी वैक्सीन बन जाए, एंटीटोड बन जाए जो कोविड का सामना कर सके। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सामने आया, उन्होंने रिसर्च किया और गवर्नमेंट ने वहां उनको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की, सहायता प्रोवाइड की, और उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन बनाई जो कोविड को ब्रेक करने में आसानी से उसको दे हैव एक्चुअली गॉट विक्ट्री इन डिफीटिंग कोविड। गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी हेल्प गिवन इन द नेचर ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट। किसी गांव में कोई क्लिनिक है, वहां पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको उस गांव के लोगों की भले के लिए ये एसेट्स प्रोवाइड कर सकता है। सो गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड। मतलब ये ग्रांट मॉनेटरी ग्रांट भी होती है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट भी होती है, टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। ये ग्रांट्स कंडीशनल भी होती है, अनकंडीशनल भी होती है। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस व्हिच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम एंड ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट व्हिच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। अब अगर आप सरकार से कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं आता है। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब प्रॉपर सहायता। सहायता टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. A grant can be classified as capital grant or the revenue grant. Now to understand capital and revenue, you need to understand capital expenditure and revenue expenditure. A capital expenditure is an expenditure which takes place not on frequent basis, which takes place kabhi kabhi,
जिसका अमाउंट थोड़ा बड़ा होता है, विच रिजल्ट्स इनटू क्रिएशन ऑफ एन एसेट, जिससे आपकी बिजनेस की इनकम बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है। रेवेन्यू ग्रांट्स मतलब वो ग्रांट्स होती है जो आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होती है ना। तो कैपिटल ग्रांट्स में दो चीजें हमें देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाइज, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन एंड रिलेटिंग टू स्पेसिफिक आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रेवेन्यू ग्रांट्स नॉर्मल ट्रीटमेंट देखेंगे हम। ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, मॉनेटरी ग्रांट मतलब सरकार आर्थिक सहायता करती है, पैसा देती है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट मतलब सरकार आर्थिक सहायता नहीं करती है, ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ काइंड। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों चार चीजों पे बेस्ड होता है, RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। टू, व्हेन कैन यू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट, कब आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ग्रांट मेरी है और मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी अकाउंटिंग कर सकता हूं। AS12 कहता है दो सिंपल कंडीशंस है। पहली कंडीशन है the enterprise will comply with the conditions attached to them, government grant generally comes with the condition, चाहे तो past conditions या फिर future conditions, तो आप conditions comply करेंगे, intent होना चाहिए। दूसरा, certainty होनी चाहिए कि grant मिलने वाली है ना। अगर certainty नहीं है तो मैं उसको recognize नहीं कर सकता हूं। Now अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने से पहले अकाउंटिंग इवेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटिंग और गवर्नमेंट ग्रांट के दो इवेंट्स होते हैं, एक जब ग्रांट रिसीव होती है और दूसरा जब ग्रांट रिफंडेबल होती है। दोस्तों लेट मी क्लेरिफाई, नॉट एवरी ग्रांट इज रिफंडेबल, नॉट एवरी ग्रांट इज कंडीशनल, सो इट्स ऑल अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन व्हिच वी नीड टू सी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कैपिटल ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सरकार आपकी मदद करती है कि भैया आपको बिजनेस सेटअप करना है, हम आपकी मदद करते हैं, हम आपको पैसा देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एज अ शेयर होल्डर हम आपको पैसा दे रहे हैं, एज अ प्रमोटर हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो उस केस में आप एक सिंपल सी एंट्री पास करते हैं जब ग्रांट रिसीव होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप ये दिखाते हैं कैपिटल रिजर्व, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर सब्सिक्वेंटली ये ग्रांट रिफंडेबल होती है पार्शियली या कंप्लीटली, पार्शियली मतलब थोड़ी, कंप्लीटली मतलब पूरी, तो आप रिवर्स एंट्री करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब कैपिटल ग्रांट में एक तो हो गया प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, एक हो गया फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में दो टाइप की एसेट्स है, डेप्रिशिएबल एसेट्स जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जिसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है। अब अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है जैसे कि लैंड है या जैसे कि और कोई एसेट है, तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और डेप्रिशिएबल एसेट दोनों के केस में हमें दो अप्रोचेस देखना है दोस्तों, एक है ग्रॉस अप्रोच, दूसरा है नेट अप्रोच। ग्रॉस अप्रोच क्या कहता है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। ग्रॉस अप्रोच के ऊपर आरटीपी नवंबर 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 2014-15 में आपने एक हाईटेक डेयरी प्लांट खरीदा है 95 लाख रुपीस का। कितने का? 95 लाख रुपीस का। और आपको उस पर 15 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। तो 95 लाख का प्लांट खरीदा है, 15 लाख रुपए का आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। 3 साल बाद मतलब 14-15, 15-16, 16-17, 3 साल बाद 17-18 में द एंटायर गवर्नमेंट ग्रांट इज रिफंडेबल। अब आपको उसका ट्रीटमेंट बताना है व्हेन द ग्रांट इज रिसीव्ड एंड ट्रीटमेंट व्हेन द ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल अंडर ग्रॉस अप्रोच एंड अंडर नेट अप्रोच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नवंबर 2018 का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ग्रॉस अप्रोच में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। एसेट अकाउंट को अलग बनाते हैं जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है, और डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को अलग बनाते हैं जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है। जबकि नेट अप्रोच में हम दो अकाउंट्स नहीं बनाते, एक ही अकाउंट बनाते हैं, एसेट अकाउंट अंडर नेट अप्रोच। नाउ ग्रॉस अप्रोच में क्या होता है, ग्रांट जिस दिन मिलती है मैं ग्रांट को एसेट में एडजस्ट नहीं करता हूं, मेरा एसेट अकाउंट अलग चलता है, ग्रांट अकाउंट अलग चलता है, ताकि किसी दिन अगर ग्रांट रिफंड करना रहा तो उसका मेरे एसेट की वैल्यू पे और डेप्रिसिएशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैंने एसेट खरीदी 14-15 में 95 लाख रुपीस की और 15 लाख रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट मिला। अब AS12 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। AS12 कहता है कि एसेट की जितनी लाइफ है, मतलब जितने सालों में आप एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, उतने ही सालों में आपको गवर्नमेंट ग्रांट को, डेफर्ड ग्रांट को स्प्लिट करना है, डेफर करना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में एसेट की लाइफ है 10 साल, तो 95 लाख रुपीस की एसेट है विद नील स्क्रैप वैल्यू, 10 साल की लाइफ है, एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 9.5 लाख रुपीस। AS12 क्या कहता है, आप हर साल 9.5 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो 2014-15 में भी 9.5 लाख, 15-16 में भी 9.5 लाख और 16-17 में भी 9.5 लाख। दिस विल डेबिट योर P&L अकाउंट, दिस विल क्रिएट एन एक्सपेंडिचर ऑफ 9.5 लाख। और AS12 के हिसाब से जो 15 लाख रुपए की आपको ग्रांट मिली है, जिसको आपने डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर किया, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रही है, हर साल आप 1/10 अमाउंट 1/10 क्यों, बिकॉज एसेट की लाइफ है 10 साल, हर साल आप 1/10 अमाउंट मतलब 1.5 लाख रुपए P&L को क्रेडिट करेंगे।
सो हर साल 1.5 लाख रुपए पीएनएल को क्रेडिट करते जाएंगे, तो उससे आपके नेट इफेक्ट जो आएगा ना पीएनएल पे वो आएगा 8 लाख रुपीस। हाउ? यू आर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन 9.5 लाख, यू आर क्रेडिटिंग गवर्नमेंट ग्रांट 1.5 लाख, योर नेट इंपैक्ट ऑन पीएनएल इज 8 लाख। बट दोस्तों 3 साल बाद जब आप ये गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड करेंगे ना, तो आप एंट्री पास करेंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट 10.5 लाख, क्योंकि 3 साल बाद डेफर्ड ग्रांट में बैलेंस सिर्फ 10.5 लाख है, लेकिन रिफंड तो मैंने 15 लाख रुपए करना है, तो बाकी का अमाउंट कहां डेबिट होगा? इट विल गेट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो जितना आपने पीएनएल में पिछले 3 सालों में इनकम रिकॉग्नाइज किया है दोस्तों, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, उन तीनों को अब आप रिवर्स करेंगे, अब आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। सो ग्रॉस अप्रोच में गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करने की एंट्री होती है डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट 10.5 लाख, जितना भी बैलेंस डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में बचेगा उस दिन वो बैलेंस लेंगे, बाकी का अमाउंट लेंगे पीएनएल से टू बैंक अकाउंट 15 लाख। अब इसका एसेट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका डेप्रिसिएशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब इवन 2017-18 का डेप्रिसिएशन 9.5 लाख ही रहेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब मुझे ग्रांट मिली थी तब क्या मैंने ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से माइनस किया था क्या? नहीं। तो अब जब ग्रांट रिफंड भी करनी है तो मैं एसेट की कॉस्ट में ऐड करूंगा क्या? नहीं। तो कॉस्ट ऑफ एन एसेट रिमेन्स अनचेंज्ड। बट अंडर नेट अप्रोच व्हाट हैपेंस? In 2014-15, when I purchased asset for 95 lakhs and I received government grant of 15 lakh, I immediately deducted 15 lakh from 95 lakh, thereby making my net cost of an asset as 80 lakhs. Now my net cost of an asset is 80 lakhs to be depreciated over 10 years. So my annual depreciation will become 8 lakhs, 8 lakhs, 8 lakhs. Now you can actually check your solution is right or not. How? Under gross approach also your net impact on P&L was 8 lakh. Under net approach it is also 8 lakhs. Now my dear friends, after 3 years when the government grant is refundable, you are going to pass entry asset account debit 15 lakh to bank 15 lakh. सर यहाँ पर asset account debit क्यों किया है? Because जब grant मिली थी तब मैंने asset में से डिडक्ट किया था। अब जब ये grant refundable होगी तो मुझे asset में add back करना पड़ेगा। 15 लाख रुपए मैंने ऐड किया है, मेरी कॉस्ट आफ्टर गवर्नमेंट ग्रांट becomes 671 lakh to be depreciated over remaining life of 7 years. My annual depreciation will become 10.14 lakhs. So whether it is a gross approach, whether it is a net approach, whether it is a depreciable asset or non-depreciable asset, just remember these approaches. In non-depreciable asset, under gross approach, the government grant is credited to capital reserve account. और कहाँ पड़ा है capital reserve? Promoters contribution में. Now government grant for non-monetary assets. Non-monetary assets मतलब assets in terms of kind, in kind. जमीन दे दी कंसेशनल रेट पे। अब सिंपल सी चीज ध्यान रखना, अगर कोई एसेट आपको कंसेशनल रेट पे दी है, कंसेशनल रेट पे दी है, तो आपको उसे अकाउंट करना है एट अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। भाई सपोज करो 10 लाख रुपए की जमीन है, सरकार ने आपको 10,000 रुपए में दे दी, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो जमीन 10,000 में दिखेगी। बट सपोज कीजिए सरकार ने आपको वो जमीन दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने एक भी रुपया पे नहीं किया, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे एट अ नॉमिनल वैल्यू, मे बी 1000 रुपीज, मे बी 500 रुपीज, मे बी 100 रुपीज, कुछ तो नॉमिनल वैल्यू आपको वहां पर दिखानी पड़ेगी। और जब भी ये ग्रांट रिफंड होगा तो आप उसको रिवर्स कर देंगे, उस ट्रांजैक्शन को, जो एंट्री आप उसको रिवर्स कर देंगे। रेवेन्यू ग्रांट्स फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। सरकारी अस्पताल है, अस्पताल के एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, अस्पताल का बिजली का बिल देना है, अस्पताल की मेडिसिन का खर्चा है, ये रेवेन्यू ग्रांट है। कोई स्कूल चल रही है, स्कूल में टीचर्स की सैलरी का खर्चा है, स्कूल के इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, स्कूल के मरम्मत का खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, स्पोर्ट्स से रिलेटिंग खर्चा है, मिड डे मील का खर्चा है, ये सब है रेवेन्यू ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट का सिंपल ट्रीटमेंट ध्यान रखना, जब भी रेवेन्यू ग्रांट आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, और रिफंडेबल होता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंड द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज अ कंपेंसेशन। कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई और ऐसी दुर्घटना हो गई जहां पर सरकार ने बाद में किसी तरीके का कंपेंसेशन अनाउंस किया है, मतलब पहले लॉस होना जरूरी है, पहले वो लॉस होता है, उसके बाद सरकार ये गवर्नमेंट ग्रांट अनाउंस करती है, तो वो कंपेंसेशन का आप एंट्री यहां पर क्या करते हैं, आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहां पर पिक्चर में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पेड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की इनकम रिसीव होती है और उसका नेचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है,
तो आपको उसे P&L के फेस पे अलग से दिखाना होता है. सो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज अ कंपेंसेशन बीइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीट शुड बी शोन सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ द P&L अकाउंट. करेक्ट? Very easy accounting standard, very simple, very chota accounting standard. All you need to remember is treatment of capital grant in the nature of promoters contribution, treatment of capital grant for acquisition of fixed asset, treatment of capital grant non-monetary asset, and treatment of revenue grants and compensation grants. As simple as that. All the best.